नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। जनरल साइंस की इस क्लास में हम पीछे की क्लास को आगे बढ़ाते हुए मुख गुहा में उपस्थित संरचनाओं के बारे में बात करेंगे। वो संरचनाएं जो पाचन की क्रिया में हेल्पफुल होती है। पीछे की क्लास में हमने जाना था कि मुख गुहा के अंदर भोजन का यांत्रिक और रासायनिक पाचन होता है। यांत्रिक पाचन में दांत सहायक होते हैं, तो उन दांतों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब मुख गुहा में उपस्थित संरचनाओं में जीभ और लार ग्रंथियां बच रही हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली संरचना जीभ। दांत के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम बात करेंगे जीभ के बारे में। जीभ की अगर हम बात करें तो जीभ हमारे मुख गुहा में उपस्थित एक पेशीय संरचना है, जो कि हमारे मुख गुहा के सरफेस से लिंगुअल फ्रेनुलम नामक संरचना द्वारा संयोजित होती है। लिंगुअल फ्रेनुलम नामक संरचना द्वारा जुड़ी होती है। लिंगुअल फ्रेनुलम वो संरचना होती है जो सामान्यतया जीभ को पीछे की ओर जाने से रोकती है, यानी हमारा जो गला है उस गले की ओर जाने से रोकती है। बाकी जीभ जो है उसका आगे का भाग पूरा फ्री रहता है और पीछे की ओर से ये सामान्यतया लिंगुअल फ्रेनुलम नामक संरचना द्वारा मुख गुहा के अधर तल से संयोजित रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीभ जो है इसको अन्य नामों से जैसे लिंगुआ भी कहा जाता है, इसके अलावा इसको ग्लोसा भी कहा जाता है। जीभ जो है इसका मुख्य कार्य है स्वाद का पता बताना, क्योंकि जीभ की सरफेस, जीभ की सतह के ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ये स्वाद कलिकाएं सामान्यतया पेपिले नामक संरचनाओं में उपस्थित होती है, जो कि अलग अलग स्वाद का पता बताने के लिए अलग अलग स्वाद कलिकाएं जीभ के ऊपर पाई जाती है। अब हम जीभ से संबंधित जो बातें हैं उनको एक एक करके शॉर्ट में थोड़ा लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, जीभ को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो अन्य नाम जीभ के हैं, अन्य नाम लिंगुआ या ग्लोसा। जीभ को लिंगुआ या ग्लोसा भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीभ जो है वो सामान्यतया इसकी स्थिति की अगर बात की जाए तो मुख गुहा के अधर तल से लिंगुअल फ्रेनुलम नामक संरचना द्वारा संयोजित लिंगुअल फ्रेनुलम नामक संरचना द्वारा संयोजित। तो ये पूछा जाए कि मुख गुहा या जीभ को जोड़ने वाली संरचना का क्या नाम है, तो वो है लिंगुअल फ्रेनुलम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीभ जो है वो हमारी गले की जो अस्थि होती है, जिसको हम कंठिका अस्थि भी कहते हैं, हायोड बोन, उस हायोड बोन के ऊपर स्थित होती है। हायोड बोन जो है उसके ऊपर स्थित होती है। तो जीभ जो है हायोड बोन कंठिका अस्थि के ऊपर स्थित होती है। कंठिका अस्थि, हायोड बोन ऐसी अस्थि होती है जो सामान्यतया हमारे गले के अंदर पाई जाती है। जब किसी व्यक्ति की फांसी लगने से मौत होती है तो इस हड्डी में फ्रैक्चर होने के कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फोरेंसिकली अगर इस हड्डी में फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर यदि हायोड बोन में फ्रैक्चर पाया जाता है तो ये प्रूफ होता है कि व्यक्ति की फांसी लगने के कारण से मौत हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीभ जो है इसका कार्य, जीभ का मुख्य कार्य जो है वो है स्वाद का ज्ञान कराना। स्वाद का ज्ञान, टेस्ट सेंसेशन जो है जीभ का मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भोजन को निगलने में सहायक होती है, भोजन को चबाने में सहायक होती है। इसके अलावा हमारे दांतों की साफ सफाई रखने में भी सहायक होती है। ये जीभ के अन्य कार्य होती है। बाकी मुख्य कार्य होता है स्वाद का ज्ञान कराना, सेंस ऑफ टेस्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीभ के ऊपर जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है वो सामान्यतः पेपिले नामक संरचनाओं में उपस्थित होती है। पेपिले
जिनको हम स्वादा अंकुर भी कहते हैं। जीभ पर 4 प्रकार के पेपिले जो है वो पाए जाते हैं, जिनमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ये स्वाद कलिकाएं अलग अलग स्वाद का पता बताने के लिए अनुकूलित होती है। अगर हम स्वाद कलिकाओं की बात करें तो सामान्यतः हमारे जो होंठ है उसके अंदर वाले भाग की तरफ, जो गाल है उसके अंदर, उनके अंदर वाले भागों की तरफ भी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, लेकिन मुख्यतया स्वाद कलिकाएं जीभ पर पाई जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि स्वाद कलिकाएं जो है या जीभ का कार्य जो है वो स्वाद का ज्ञान कराना होता है, या स्वाद कलिकाएं जीभ पर पाई जाती है। तो नेक्स्ट आता है जीभ पर। जीभ का कार्य है स्वाद का ज्ञान कराना, क्योंकि इसकी सतह पर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है। इसकी सतह पर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, इसलिए इनका कार्य जो है वो सामान्यतः स्वाद का ज्ञान कराना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीभ के ऊपर जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है वो अलग अलग स्वाद, जैसे खट्टा स्वाद का पता बताने के लिए अलग स्वाद कलिकाएं होती है, मीठे स्वाद के लिए अलग होती है, कड़वे स्वाद के लिए अलग होती है। तो ये अलग अलग भागों पर स्वाद कलिकाएं अलग अलग पाई जाती है। तो जैसे अगर हम बात करें तो जीभ की संरचना अगर हम देखें तो जैसे ये एक सामान्य जीभ की संरचना है। तो ये जीभ की सामान्य संरचना है। जीभ जो है इसके बीच में एक खांच, एक लाइन पाई जाती है जो जीभ को सिमेट्रिकली 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करती है, जीभ को सममित रूप से, समान रूप से 2 भाग में बांटती है। उस संरचना या उस लाइन को हम कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस। इस सल्कस टर्मिनलिस के दोनों तरफ जो है टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग टेस्ट के लिए, अलग अलग स्वाद बताने के लिए अनुकूलित होते हैं। सबसे पहले अगर हम जो जीभ है उसका अगर भाग, इंटीरियर पार्ट देखें तो उसके ऊपर जो स्वाद कलिकाएं होती है वो मीठा स्वाद यानी स्वीट टेस्ट का पता बताती है। इसके जस्ट पीछे वाला कॉर्नर वाला जो पार्ट होता है जिसको हम एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट, अग्रपश्च भाग कहते हैं, वो सामान्यतः साल्टी टेस्ट यानी नमकीन स्वाद का पता बताती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीभ का जो बिल्कुल बीच वाला भाग होता है जिसको हम लेटरल पार्ट यानी पार्श्व भाग भी कह सकते हैं, उस भाग पर जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है वो खट्टे स्वाद यानी सॉर टेस्ट का पता बताती है। इसके अलावा जो इसका आखिरी सिरा है, इसका जो आखिरी भाग है, इसके ऊपर जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है वो सामान्यतया कड़वे या तीखे स्वाद, बिटर टेस्ट का ज्ञान कराती है। तो ये जीभ के ऊपर पाए जाने वाले स्वाद कलिकाएं और उनके द्वारा बताए जाने वाले स्वाद है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामान्यतया स्वाद का जो सेंस है वो कई स्थितियों में बदल भी सकता है। ठीक है। स्वाद का सेंस जो है वो कई स्थितियों में बदल सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो बुखार है, जुकाम है, इन स्थितियों के अंदर सामान्यतः हमें भोजन का स्वाद पूरी तरीके से नहीं आता। क्यों? क्योंकि भोजन की गंध जो है वो हम कंप्लीटली नहीं ले पाते, जिसकी वजह से जो है लार का स्त्रवण पूरी तरीके से नहीं होता और भोजन पूरी तरीके से स्वादिष्ट नहीं लगता या भोजन का स्वाद पूरा नहीं आता। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी के समय जो है अलग जो टेस्ट सेंस जो है वो बदल जाता है, स्वाद की संवेदना बदलती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि एक फीमेल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये ऊपर लिख रहा हूं मैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है इसका स्त्रवण बढ़ जाता है, और जब इसका स्त्रवण बढ़ जाता है तो उसकी वजह से टेस्ट सेंस जो है वो प्रभावित होता है, जिसकी वजह से अलग अलग टेस्ट सेंस के लिए जो है महिलाओं के अंदर अलग अलग टेस्ट सेंस के लिए अनुकूलता बढ़ जाती है। जैसे खट्टे स्वाद के लिए बढ़ जाती है, मीठे स्वाद के लिए भी बढ़ सकती है। तो वो सारा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है
कि जो टेस्ट का सेंस है, स्वाद की जो संवेदना है, वो हार्मोन्स के द्वारा भी प्रभावित हो सकती है। ये तो हो गई जीभ के बारे में कुछ अहम बातें। तो हार्मोन सेंसेशन या हार्मोन सेक्रेशन जो है वो सामान्यतया टेस्ट सेंस को प्रभावित करता है, स्वाद की संवेदना है उसको प्रभावित करता है। इसके अलावा कई बार जीभ से संबंधित एक दो वर्ड, जैसे एक वर्ड आता है एनकाइलोग्लोसिया, 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 ये जीभ से संबंधित एक वर्ड है। एनकाइलोग्लोसिया एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है, एक प्रॉब्लम है, एक रोग है। इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका जो लिंगुअल फ्रेनुलम है वो साइज में छोटा रह जाता है, और लिंगुअल फ्रेनुलम जब साइज में छोटा रह जाता है तो जीभ का मूवमेंट फ्रीली नहीं हो पाता, मुक्त रूप से जीभ जो है वो हिल नहीं पाती है। इसकी वजह से सामान्यतया बच्चा जो है वो बोल नहीं पाता। ऐसे बच्चों को टंग टाइड भी कहते हैं, या इस बीमारी को कहते हैं एनकाइलोग्लोसिया, एनकाइलोग्लोसिया, या इसको हम टंग टाइड डिजीज, टंग टाइड रोग भी कहते हैं। इसके अलावा एक वर्ड आता है आपके सामने ग्लोसाइटिस, ग्लोसा वर्ड अभी आपको बताया है कि जीभ के लिए आता है। ITIS लग गया, इसका मतलब होता है, ITIS वर्ड जिसमें भी लग जाता है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन या सूजन। तो ग्लोसाइटिस यानी जीभ में सूजन, जीभ पर कई बार छाले होने की वजह से जीभ में सूजन आ जाती है, उस स्थिति को हम कहते हैं ग्लोसाइटिस। यह स्थिति सामान्यतया विटामिन B2 की कमी से होती है, विटामिन B2 की कमी से हमारे मुख गुहा के अंदर छाले हो जाते हैं, जिसमें खास तौर से जीभ पर छाले होते हैं, और जीभ पर छाले होने की वजह से जीभ में सूजन आ जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्लोसाइटिस या जीभ में सूजन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे हमने अभी कहा कि जीभ जो है वो एक पेशीय अंग है, जीभ के अंदर जो पेशियां पाई जाती है उनको हम कहते हैं कंकाल पेशियां, स्केलेटन मसल्स। कंकाल पेशियां या रेखित पेशियां या ऐच्छिक पेशियां भी कह सकते हैं। मूल रूप से हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और तीसरी होती है हृदय की पेशियां। ठीक है, स्केलेटन मसल्स या लीनियर मसल्स, इसके अलावा स्मूथ मसल्स, इसके अलावा कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो रेखित पेशियां होती है ये सामान्यतः हमारे शरीर के उन भागों में पाई जाती है जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार हिला डुला सकते हैं, जिनमें ऐच्छिक गति होती है, जैसे हाथ पांव की पेशियां हैं, जीभ की पेशियां हैं, ये सामान्यतः ऐच्छिक पेशियां होती है। इसके अलावा जो अरेखित या चिकनी पेशियां होती है वो सामान्यतः हमारे शरीर के उन भागों में पाई जाती है जिनमें ऐच्छिक गति नहीं होती है, जैसे आहार नाल में भोजन की गति होती है। ठीक है, वो ऐच्छिक गति नहीं है। इसी प्रकार अगर हम बात करें मूत्र वाहिनी में मूत्र की गति है, शुक्र वाहिनी में शुक्राणुओं की गति है, मूत्राशय की पेशियां है, ये सामान्यतया ऐसी पेशियां होती है, मूत्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी, इनकी जो पेशियां होती है, आहार नाल की पेशियां, ये सारी की सारी जो है अनैच्छिक पेशियां होती है। इसी प्रकार हृदय की पेशियां जो है वो भी अलग प्रकार की मसल्स होती है, अलग प्रकार की पेशियां होती है, जिनके कारण से हृदय जो है वो जीवन भर लयबद्ध रूप से संकुचन और प्रसारण का कार्य करता हुआ ब्लड को हमारी बॉडी में पंप करने का कार्य करता है। तो हमें यहां इतना ध्यान रखना है कि जीभ की जो पेशियां होती है, जीभ की पेशियां, इनको कहते हैं कंकाल पेशियां, कंकाल पेशियां या रेखित पेशियां, रेखित पेशियां, स्केलेटन या लीनियर मसल्स। ये सामान्यतः जीभ के बारे में सामान्य जानकारी है। जीभ जो है इसका मुख्य कार्य होता है स्वाद का ज्ञान कराना। इसके अलावा जीभ जो है भोजन को चबाने, भोजन को निगलने, इसके अलावा भोजन जो है हमारे जो दांत हैं इन दांतों की साफ सफाई रखने में भी उपयोगी होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीभ जो है वो हमारे भोजन को जब हम चबाते हैं तो उस समय जो लार स्त्रावित होती है उस लार को भोजन के साथ अच्छी तरीके से मिला देती है। तो भोजन के साथ लार को मिलाने का काम भी कौन करती है? जीभ करती है। तो ये जीभ के बारे में सामान्य जानकारी है। जीभ के बाद में मुख गुहा में स्थित संरचनाओं में अगली संरचना है लार ग्रंथियां। ठीक है, मनुष्य के अंदर सामान्यतः मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है, या हम यूं कह सकते हैं 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो है
वो पाई जाती है। लार ग्रंथियां जो है वो लार का स्त्रवण करती है। ठीक है, लार जो है वो एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूस है, एक पाचक रस है जो भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, भोजन का जो प्रारंभिक पाचन होता है वो लार के द्वारा होता है। जैसे मुख गुहा में हमने बात की कि दो प्रकार से पाचन होता है, एक तो यांत्रिक पाचन, दूसरा रासायनिक पाचन। तो जो यांत्रिक पाचन होता है उसमें तो दांत काम में आते हैं, और जो रासायनिक पाचन होता है उसमें एंजाइम काम में आते हैं। और वो कौन सी एंजाइम? मुख गुहा में जो लार होती है उस लार में पाए जाने वाले एंजाइम जो है वो रासायनिक पाचन के कार्य में उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में हम देखते हैं। लार ग्रंथियां, स्लेवरी ग्लैंड्स, स्लेवरी ग्लैंड्स जो है वो स्लाइवा का यानी लार का सेक्रेशन करती है। ये 3 होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी। संख्या की बात करें तो लार ग्रंथियां कितनी होती है? 3 जोड़ी। ठीक है, इसके अलावा प्रकार, ये जो 3 जोड़ी है वो सामान्यतः 3 अलग अलग प्रकारों में विभक्त होती है। तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। ठीक है, एक तो होती है अधोजंब, अधोजंब। दूसरी होती है अधोजिह्वा, अधोजिह्वा। और तीसरी होती है कर्णमूल या कर्णपूर्व। ठीक है, अधोजंब जिनको हम सब मैंडिबुलरी, अधोजिह्वा जिनको कहा जाता है सब मैक्सिलरी या सबलिंगुअल। इसके अलावा कर्णपूर्व जिनको पैरोटिड भी कहा जाता है, पैरोटिड, पैरोटिड। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां 3 अलग अलग प्रकारों में विभक्त होती है। अधोजंब, जंब का मतलब होता है जबड़ा, यानी जबड़े के अंदर जो लार ग्रंथि पाई जाती है उनको हम कहते हैं सब मैंडिबुलरी या सामान्यतया सब या अधोजंब ग्रंथि कहा जाता है, सब मैंडिबुलरी। इसके अलावा अगर हम बात करें अधोजिह्वा यानी जो जीभ के नीचे की ओर पाई जाती है जिनको हम कहते हैं सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल। ठीक है, सब लिंगुअल, लिंगुअल वर्ड जो है वो जीभ के लिए आता है। इसके अलावा कर्णपूर्व, कान के पास में जो ग्रंथि पाई जाती है उसको हम कहते हैं पैरोटिड ग्रंथि। इसमें ध्यान रखना है कर्णपूर्व जो है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी जो है वो सामान्यतः कर्णपूर्व होती है और सबसे कम लार का सेक्रेशन करती है, सबसे कम लार का स्त्रवण, सबसे कम लार का स्त्रवण। इसके अलावा हम बात करें अधोजिह्वा, अधोजिह्वा जो है वो सामान्यतः लिंगुअल फ्रेनुलम के पास जीभ से कनेक्टेड लार ग्रंथि होती है। ये सामान्यतया सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी। ठीक है, और सबसे ज्यादा लार का स्त्रवण, सबसे ज्यादा लार स्त्रवण। ठीक है, इनके बारे में हमें इतना ध्यान रखना है, अधोजंब जो है इनके बारे में हमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो है जबड़े के अंदर पाई जाती है, जहां दोनों जबड़े जो है उनका जो कनेक्ट होते हैं वहां पे जो है, या निचला जबड़ा जो होता है उसके अंदर जो है पाई जाती है। दोनों जबड़े जहां कनेक्ट होते हैं उसके अंदर जो नीचे वाला जबड़ा होता है वहां पे अधोजंब ग्रंथि पाई जाती है। ये हो गई लार ग्रंथियां। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो पैरोटिड ग्रंथि है, ये पैरोटिड ग्रंथि वायरस संक्रमण, एक वायरस होता है जिसका नाम है पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, उसके कारण एक रोग होता है मम्प्स रोग। ठीक है, जिसको कनफेड रोग भी कहा जाता है। उस कनफेड रोग के अंदर ये वायरस जो है वो इस पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट करता है, यानी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से कर्णपूर्व ग्रंथि में सूजन आ जाती है और कान जो है वो सूज जाता है। उस रोग को कहते हैं मम्प्स रोग या कनफेड रोग। तो ध्यान रखना है, कनफेड रोग, कनफेड या मम्प्स रोग में प्रभावित। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि मम्प्स रोग में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, तो कनफेड रोग में प्रभावित, मम्प्स रोग में प्रभावित। तो ये तो हो गई लार ग्रंथियों के प्रकारों के बारे में जानकारी। इसके बाद अगर हम बात करें तो लार ग्रंथियां अभी भी बात की है कि लार का स्त्रवण करती है। लार जो है वो सामान्यतः मुख गुहा में भोजन के रासायनिक पाचन में अहम भूमिका निभाती है। लार क्या होती है, तो देख सबसे पहले लार के बारे में हम जानते हैं। लार, जिसको हम स्लाइवा भी कहते हैं, स्लाइवा। लार जो है एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन सामान्यतः 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्रवण करता है। तो मात्रा की अगर हम बात करें तो सामान्य मात्रा होती है 1 से 1.5 लीटर पर डे,
इसके अलावा अगर हम बात करें तो लार जो है इसकी जो प्रकृति होती है वो सामान्यतया अम्लीय प्रकृति होती है। लार जो है वो एसिडिक नेचर की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। अम्लीय प्रकृति में दुर्बल अम्लीय प्रकृति होती है, तो इसकी प्रकृति जो है वो सामान्यतया अम्लीय होती है। ठीक है, और इसका जो पीएच होता है, अम्लीयता या क्षारीयता का निर्धारण एक पैमाने के द्वारा किया जाता है जिसको पीएच कहते हैं। तो इसका जो पीएच होता है वो सामान्यतया 6.8 होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लार जो है इसका जो संगठन होता है, इसका जो कंपोजिशन होता है, संगठन, इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, तो लार जो है इसका 99% पार्ट जो है वो होता है पानी, 99% भाग जो है वो होता है पानी। इसके अलावा शेष जो 1% भाग होता है, उस 1% भाग के अंदर सबसे पहली बात इसके अंदर एंजाइम होते हैं। 1% भाग में एंजाइम एंजाइम कौन कौन से हैं? एंजाइम इसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। देखो, एक तो होता है इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम। एक होता है इसके अंदर म्यूसिन एंजाइम, और एक होता है इसमें टाइलिन एंजाइम। टाइलिन जिसको हम लार्ये एमिलेस एंजाइम भी कहते हैं, लार्ये एमिलेस, स्लेवरी एमिलेस, लार्ये एमिलेस भी कह सकते हैं। ये 3 एंजाइम, लाइसोजाइम, म्यूसिन, टाइलिन या लार्ये एमिलेस। इसके अलावा 1% भाग का अभी एक भाग लिखा है हमने एंजाइम, दूसरे भाग में जो कि 1% भाग में आता है उसमें होते हैं कुछ विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य के अंदर कुछ लवण पाए जाते हैं, जैसे क्लोराइड, ठीक है, सोडियम, बाइकार्बोनेट। ये कुछ लवण जो है वो सामान्यतः इसके अंदर पाए जाते हैं। पोटेशियम भी पाया जाता है, ठीक है, ये लवण जो है वो सामान्यतः इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से क्लोराइड जो आयन है या क्लोराइड लवण जो है वो सामान्यतः जो टाइलिन एंजाइम है इसको सक्रिय करता है। टाइलिन को सक्रिय करना, टाइलिन एंजाइम जो है इसको एक्टिवेट करने वाला आयन या लवण जो है वो कौन सा होता है? क्लोराइड। टाइलिन एंजाइम को सक्रिय, टाइलिन एंजाइम का सक्रियण करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो HCO3- बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं इसको, ये बाइकार्बोनेट आयन जो है वो सामान्यतया लार जो है इसकी अम्लीय प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। मुख की जब अम्लीयता जब बढ़ती है तो उस अम्लीयता को कम करने का श्रेय जो है या उस अम्लीयता को कम करने का कार्य कौन करता है? लार में उपस्थित बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो ये अम्लीयता को कम करते हैं, अम्लीयता घटाना। ठीक है, तो ये हो गए सामान्यतया विद्युत अपघट्य। ये लार के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम है और ये लार के अंदर पाए जाने वाले विद्युत अपघट्य हैं। इसके अंदर ध्यान देना, जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो सामान्यतः जीवाणुनाशन का कार्य करता है। ये इन एंजाइमों के कार्य है, जीवाणुनाशन। ठीक है, जीवाणुनाशन का कार्य करता है। जीवाणुनाशन का मतलब है जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह मुख में चला जाता है तो उन बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य कौन करेगा? लाइसोजाइम। ठीक है, बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होगा? लाइसोजाइम। इसके अलावा म्यूसिन, ये क्या करता है? भोजन को चिकना बनाता है या लसलसा बनाता है, भोजन को लसलसा बनाता है, लसलसा बनाना। लार जो है वो सामान्यतया हम कहते हैं लार भोजन को चिकना या लसलसा गीला कर देती है, तो भोजन जो है वो लुगदी टाइप बन जाता है, चिकना बन जाता है, लसलसा बन जाता है, वो लार में उपस्थित म्यूसिन एंजाइम के कारण से होता है। इसके अलावा टाइलिन या लार्ये एमिलेस, स्लेवरी एमिलेस जो है, ये एंजाइम जो होता है वो सामान्यतया हमारे भोजन के अंदर जो भी भोजन हम करते हैं, दाल चावल वगैरह जो भी हम खाते हैं, उनके अंदर उपस्थित जो स्टार्च होता है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, उस स्टार्च का पाचन करता है। तो टाइलिन जो है ये क्या करता है? स्टार्च का पाचन। अब ये स्टार्च का पाचन किस प्रकार से करता है? तो ध्यान रखना, स्टार्च जो है, स्टार्च टाइलिन एंजाइम के द्वारा माल्टोज में बदल दिया जाता है। माल्टोज,
माल्टोज जो है वो सामान्यतः स्टार्च से छोटी इकाई, स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट की बड़ी इकाई। इस कार्बोहाइड्रेट की मूल रूप से 3 इकाइयां होती है, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। सबसे बड़ी इकाई पॉलीसेकेराइड होती है। तो ये बड़ी इकाई जो है वो सामान्यतः इससे छोटी इकाई यानी डाइसेकेराइड में बदल रही है। ठीक है, कौन से एंजाइम के द्वारा? टाइलिन एंजाइम के द्वारा। ठीक है, तो स्टार्च जो है इसको माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम। और ये जो चेंज होता है वो इसके लिए पीएच चाहिए 6.8 पीएच पे ये कार्य होता है। यानी कहने का मतलब है स्टार्च का जो पाचन हो रहा है वो सामान्यतः 6.8 पीएच पे हो रहा है। 6.8 पीएच जो है वो किसी प्रवृत्ति को दर्शा रहा है? अम्लीय प्रवृत्ति को। तो इससे पता चलता है मुख गुहा में भोजन का पाचन हो रहा है तो कैसे माध्यम में होगा? अम्लीय माध्यम में। ठीक है, मुख गुहा में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। तो ये लार के द्वारा पाचित किए जाने वाला भोजन होता है। ठीक है, स्टार्च का पाचन हो गया। तो ये ध्यान रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जितने भी मुख गुहा जो होती है उस मुख गुहा के अंदर सबसे पहले कौन से पोषक तत्वों का पाचन होता है? तो स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में है तो कार्बोहाइड्रेट सही हो जाएगा, और अगर अलग से दे रखा है तो स्टार्च अगर दे रखा है तो स्टार्च सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख गुहा या भोजन का पाचन सबसे पहले प्रारंभ कहां होता है? ये हमें पता है, मुख गुहा में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। यहां ध्यान देना, जितना भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें जितना कार्बोहाइड्रेट होता है, जितना स्टार्च होता है, उस टोटल स्टार्च में से केवल 30% स्टार्च का डाइजेशन करता है कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। 30% स्टार्च का पाचन कौन करेगा? टाइलिन। तो बाकी का पाचन कहां होगा? बाकी का पाचन होता है सामान्यतः हमारी छोटी आंत के अंदर। ठीक है, तो मुख गुहा में स्टार्च का पाचन हो रहा है, लेकिन कंप्लीट हो रहा है या पार्शियल हो रहा है? तो हम कहेंगे पार्शियल, यानी पूर्ण पाचन नहीं हो रहा है, आंशिक पाचन हो रहा है। तो मुख गुहा में भोजन का आंशिक पाचन होता है, और कौन से एंजाइम के द्वारा होता है? टाइलिन एंजाइम के द्वारा। बाकी ये जो 2 एंजाइम है इनका कार्य लाइसोजाइम जीवाणुनाशन, म्यूसिन भोजन को लसलसा बनाता है। ये सामान्यतः लार ग्रंथियां, ठीक है, और लार और उस लार का कार्य हो गया। अब अगर हम बात करें तो मुख गुहा में पाचित भोजन जो है वो एकदम से लुब्धिनुमा बन जाता है, और वो जो भोजन की लुब्धि होती है उस लुब्धि को हम कहते हैं बोलस। तो ये ध्यान रखना है, मुख गुहा में बक्कल केविटी में पाचित भोजन मुख गुहा में पाचित भोजन जो है वो क्या कहलाता है? लुब्धि, बोलस। इस नाम से पूछा जाता है बहुत बार, बोलस। मुख गुहा में पाचित भोजन क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो बोलस है वो सामान्यतया हमारी ग्रसनी और ग्रासनाल से होता है, फिर कहां चला जाता है? आमाशय में चला जाता है। एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे हमने अभी लिखा है कि लार का पीएच होता है 6.8। ये पीएच जो है, इतना पीएच होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख गुहा का पीएच जो है वो सामान्यतया एक मुख गुहा की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, लेकिन ये अम्लीय प्रवृत्ति कई बार बढ़ जाती है। जैसे अगर हम खाना खा करके प्रॉपरली सही ढंग से दांत वगैरह साफ नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं, खाद्य कण जो है वो दांतों के बीच में फंसे हुए रह जाते हैं, और उन फूड पार्टिकल्स का फिर बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन कर देते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो उनका किण्वन कर देते हैं, और जीवाणुओं के द्वारा किण्वन करने के कारण से हमारे मुख के अंदर एसिड बनता है, और जब लगातार एसिड बनता रहता है तो उसकी वजह से मुख जो है उसकी एसिडिक नेचर बढ़ती है, यानी अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। और जब अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है तो उसकी वजह से पीएच वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। ये पीएच वैल्यू घटते घटते यदि 5.5 से कम हो जाता है पीएच, तो उसके कारण से फिर हमारे दांतों का जो आवरण है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, इनेमल, दांतों की पहली परत का क्या नाम है? इनेमल। उस इनेमल जो कि जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, वो इनेमल भी जो है फिर मुख गुहा का पीएच कम होने के कारण से नष्ट होने लगता है। इस स्थिति को हम कहते हैं दंत क्षय, ठीक है, या इनेमल डिके कहा जाता है। तो ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना है, मुख गुहा का पीएच 5.5 से कम होने पर दंत क्षय या दंत क्षरण, इनेमल डिके, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि इनेमल डिके की स्थिति में मुख गुहा का पीएच कितना। एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है 5.5 होता है, 5.5 से कम होता है, 5.5 से ज्यादा होता है। किस कारण से होता है? दांत साफ नहीं करने की वजह से, ठीक है। तो इससे बचने के लिए सामान्यतया हमें टूथपेस्ट, मंजन वगैरह इनका इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि
नेचर में जो है बेसिक नेचर के होते हैं, यानी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जो कि हमारे मुख की जो अम्लीयता होती है उस अम्लीयता को मेंटेन रखते हैं 6.5 से 6.8 के बीच में। अगर लार का पीएच पूछ लिया जाए तो 6.8, मुख गुहा का पीएच अगर पूछ लिया जाए तो 6.5 से 6.8 होता है। ठीक है, अब फिर इसके बाद में ये जो बोलस है, अभी अभी हमने बात की, मुख गुहा में पाचित भोजन क्या कहलाता है? बोलस। बोलस फिर ग्रसनी ग्रास नाल से होता हुआ आमाशय में जाएगा और फिर आमाशय में भोजन का पाचन होगा। ग्रसनी ग्रास नाल में पाचन होता नहीं है, क्योंकि इनके अंदर किसी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव ग्लैंड वगैरह नहीं होती है, जिसके कारण से फिर आमाशय में भोजन का पाचन होता है। अब आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।